हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम कुमार त्यागी और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन पर। आज जिस बिंदु पर मेरी परिचर्चा रहनी है वो है सिविल सेवा। सिविल सेवा किस प्रकार की परीक्षा है, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर काम करना होता है, यानी हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसका सिलेबस कैसा है, ये किन किन चरणों में ली जाती है, इन सभी बिंदुओं पर आज मेरी चर्चा रहेगी। ध्यान रखिएगा, आज मैं केवल और केवल डिस्कशन करने वाला हूं यूपीएससी सीएससी के विषय में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के विषय में। इसका संबंध किसी भी पीसीएस एग्जाम से नहीं है, लेकिन रणनीति जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें आपको काम आने वाली है। यानी इन फ्यूचर आप जब रणनीति पर काम करेंगे पीसीएस के लिए भी, तो यहां से आप रणनीति को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु सिलेबस क्योंकि स्टेट पीसीएस का अलग होता है और यूपीएससी सीएससी का अलग होता है, तो उसके लिए हम अलग से परिचर्चा करने वाले हैं, लेकिन आप रणनीति यहां से भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी सीएससी के विषय में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी में सफल होने के लिए, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में सफल होने के लिए हमें किस मार्ग पर चलना है, जिसे हम सस्तांग मार्ग का नाम देते हैं। मैंने एक अध्यापक हमारे रहे हैं, गुरुजन हमारे रहे हैं, उन्होंने मुझे इस सस्तांग मार्ग के बारे में बतलाया था जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था कि सस्तांग मार्ग पर चलकर ही कोई विद्यार्थी सफल हो सकता है। उसी सस्तांग मार्ग की चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूं। जब सस्तांग मार्ग की चर्चा होती है तो उसमें मैं मुख्य तौर पर 6 बिंदुओं पर काम करता हूं। वो 6 बिंदु कौन कौन से हैं, एक एक करके उन 6 बिंदुओं पर मैं चर्चा कर देता हूं। एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, पांचवा ई है और छठा एफ है। यदि आप इन 6 मार्गों पर या 6 बिंदुओं पर खरे उतरते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो और मुख्यतः सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बैठे हो या बैठने वाले हो, तो इस सस्तांग मार्ग आपको आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा उत्प्रेरित करता है। और इस मार्ग पर चलने से आप अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए एक मजबूत कदम बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम एबीसी पर काम करें, यानी ABCDEF पर काम करें। ए का मतलब यहां पर होता है बच्चा लोग एटीट्यूड से। एटीट्यूड मतलब मनोवृत्ति से। मनोवृत्ति एटीट्यूड, या इसको हम नाम दे सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। असफलताओं से ना डरते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड को धारण करते हुए यदि कोई विद्यार्थी, यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने के लिए उत्सुक है, तो मैं ये कहूंगा कि वो निश्चय ही सफल होगा। यानी जरूरी है कि आप असफलताओं से ना डरें। आपको जरूरी है कि डेडिकेशन दे, डिटर्मिनेशन दे, लेकिन उससे सबसे पहले जरूरी है कि आपकी मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि यदि आप कभी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा तो जीवन रुक गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप असफल हैं, असफलता के बाद ही सफलता आपके पास आएगी। उसके लिए जरूरी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलें। यानी मनोवृत्ति पर पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको अपनी मनोवृत्ति को इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि असफल होने के बाद भी आप सफलता लेने के लिए उत्प्रेरित हों, एनर्जेटिक हों। आपके अंदर ये सारी चीजें विद्यमान होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो पहला काम आपको करना है किस पर? पहला काम आपको किस पर करना है? एटीट्यूड पर। दूसरा बेनेवलेंस। बेनेवलेंस से मतलब यहां पर है अहंकारी ना होना, ईगोइस्टिक नहीं होना है, आपको अहंकारी नहीं बनना है। बी का मतलब बेनेवलेंस, और बेनेवलेंस से मतलब मेरा यहां पर है अहंकारी ना होना। आपके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया तो मैं इसका सर्वज्ञाता बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर हमेशा बाल सुलभ जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चों जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए।
आप किसी भी टॉपिक पर अहंकार में होकर ना आगे बढ़ें। आप याद रखिएगा, ये तैयारी यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको ये सिखाती है कि आप कभी भी किसी टॉपिक का अंत नहीं कर सकते, वो केवल और केवल एक शुरुआत मात्र होती है। इसलिए जरूरी है कि आप क्या करें, बेनेवोलेंस लेकर चले, यानी अहंकारी ना बने। साथ ही साथ आप चॉइस करें। चॉइस का मतलब आपका यहां पर है, आप चॉइस करें। चॉइस से मतलब आपका यहां पर है कि आप चुनें, आप चुने। ये नहीं होना चाहिए कि आपके लिए कोई और इस एग्जाम को देने के लिए चुन रहा होता है ना। घर में पापा को लग रहा है कि बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन बेटे का मन है कि वो डांस करना सीखे, वो नृत्य करना सीखे, वो क्रिकेटर बने, वो फुटबॉल प्लेयर बने, वो वॉलीबॉल प्लेयर बने। ये फादर साहब की इच्छा है, सॉरी ये बच्चे की इच्छा है, लेकिन फादर साहब की इच्छा कुछ और ही है। वो चाहते हैं कि बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप करे। तो आपके लिए यदि कोई और चुन रहा है तो ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है। यहीं से एक और शब्द निकलता है जिसको कहते हैं क्यूरियस होना, जिज्ञासु बनना। किसी भी बिंदु पर आप हमेशा जिज्ञासु बनकर रहें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शब्द का नाम लिया था, बाल सुलभ जिज्ञासा। बच्चों जैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, वो जानना चाहे, उसकी इच्छा हो कि यदि कहीं पर ये बदलाव हो रहा है तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। साथ ही साथ सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच से वो कोई रोड मैप खींचना जानता हो, तब आप सिविल सेवक बनने के लिए अग्रसर सही डायरेक्शन में हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको मनोवृत्ति अहंकारी नहीं बनना है और अपने लिए खुद ही चुनाव करें कि इस एग्जाम को देने के लिए आप तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो बिल्कुल भी इस एग्जाम के चक्कर में ना पड़े। मैं ये जानता हूं इस देश में रहने वाले तमाम युवा ये चाहते हैं कि वो एक बार इस एग्जाम को दें, इस परीक्षा को दें। वो चाहते हैं कि मैं इस सेवा में आऊं, वो चाहते हैं कि मैं भी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बनूं इस परीक्षा में। बट बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो इस परीक्षा को देना नहीं चाहते, जो नहीं चाहते वो बिल्कुल भी इस डायरेक्शन में ना आए, जो चाहते हैं समाज की सेवा करना। किसके माध्यम से? सिविल सर्वेंट बनकर। लेकिन अगर सिविल सर्वेंट बनकर वो देश की सेवा ना करते हुए किसी अन्य माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। बट यदि आप चाहते हैं कि इस सेवा में आप सेलेक्ट हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप ही उसका चुनाव करें। डी फॉर होता है बच्चा लोग डेडिकेशन, समर्पण, जिसे हम क्या कहते हैं? समर्पण। यानी आपका भाव समर्पित भाव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और ये निरंतर बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि आज तो, यानी इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आज तो पढ़ने का मन है, दोस्त ने कहा चलो बाहर चलते हैं, तुरंत ही बाहर उठकर चल दिए। ये नहीं होना चाहिए। समर्पण का भाव इस एग्जाम में आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है, यानी आपको इस एग्जाम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। वहीं पर ई का मतलब यहां पर होता है एनर्जेटिक, यानी ऊर्जावान होना। आपको क्या रहना है? हमेशा एनर्जेटिक रहना है, ऊर्जावान रहना है। ये नहीं कि कंधे झुके हुए हैं, सांसें थमी हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि हम इस एग्जाम को तैयार करें। अरे क्या होगा, अरे वो तो नहीं हो पाया, अरे मेरा कैसे हो जाएगा, उसका नहीं हो पाया तो मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है। आपके अंदर यह होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्वालिफाई केवल आप कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, आप ही करेंगे। यह भाव यदि मन में नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं चुनें। अगर इसका चुनाव किया है तो हमेशा एनर्जेटिक रहना होगा, हमेशा ऊर्जावान होना होगा। आपको यह अपने आप को समझाना होगा कि नहीं, मेरा ही सिलेक्शन होगा। इसी को कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको यह भाव अपने मन में लाना होगा। सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, जाते हुए, आते हुए, हर जगह यह नजर आना चाहिए कि आप एक भविष्य में सिविल सर्वेंट हैं।
या भविष्य के सिविल सर्वेंट हैं, अगर आप में ऐसी क्वालिफिकेशंस, ऐसी योग्यताएं नहीं है, तो आप इस एग्जाम को देने लायक नहीं है। इसलिए जरूरी है आप अपने अंदर एनर्जी का भाव लाएं, ऊर्जा का भाव लाएं, आप हमेशा ऊर्जावान बने रहें। और F फॉर फोकस, आपको हमेशा क्या रखना है? अपना फोकस इस एग्जाम पर रखना है। ये नहीं आज किसी की पार्टी, चलो पार्टी करते हैं, पार्टी में चले गए और फिर अरे होता यह है कि जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो 15 दिन में तो हम स्ट्रेटजी बना पाते हैं, रणनीति बना पाते हैं, और 15 दिन बाद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। 15 दिन तक पढ़ते हैं और 15 दिन बाद किसी का बर्थडे आ जाता है तो हम एग्जाम को ताक पर रख कर चले जाते हैं। बर्थडे में शरीकों ने 7 दिन डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाई, और 7 दिन बाद फिर बैठते हैं और फिर 15 दिन पढ़ते हैं। तो निरंतरता अगर आपके एग्जाम के लिए नहीं है, आपने अपने अंदर निरंतरता को बरकरार नहीं रखा है, तो आप इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होंगे। तो आपको इन सष्टांग मार्ग पर चलना है, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना है, किसी भी विषय पर अहंकारी नहीं होना है, आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ डिटर्मिनेशन यानी समर्पण का भाव होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको ऊर्जावान बने रहना है, एनर्जेटिक बने रहना है, और हर एग्जाम में आपको फोकस्ड रहना है, अपने फोकस को हिलने नहीं देना है। क्लियर है मेरी बात? तो आप यदि इन सब चीजों को करने के लिए तैयार हैं, तो अब इससे आगे ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर तैयार नहीं है तो यहीं पर इस वीडियो को आप रोक दीजिए। इसलिए जरूरी है कि तैयार हैं। अगर आपका जवाब हां है तो आप इसे आगे देखेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम को जिस प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसी प्रकार समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं कि आखिर ये एग्जाम कितने चरणों में होता है। अब मैं चरणों की बात, ये तो ये रणनीति है, किन किन बिंदुओं पर आपको काम करना है। फिर मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ चरणों की किन किन चरणों में कौन कौन से विषय आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं बच्चा लोग। ठीक, अगर मैं बात करूं चरणों की, तो ये एग्जाम 3 अलग अलग चरणों में होता है। ये एग्जाम 3 अलग अलग चरणों में होता है, जिसमें से पहला चरण जो होता है वो होता है प्रारंभिक। पहला क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा। दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस कहते हैं, जिसे हम प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। ये मेंस की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा। और लास्ट में होता है व्यक्तित्व परीक्षण। लास्ट में होता है व्यक्तित्व परीक्षण, यानी आपको इन 3 अलग अलग चरणों से गुजरना होता है। जिसमें यदि मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे 2 एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से एक होता है जीएस जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, दूसरा आपका होता है सीसेट। ठीक, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट पर मुख्य तौर पर निर्भर होता है। क्लियर है? जीएस की यदि मैं बात करता हूं तो जीएस की परीक्षा में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से आपको मुख्य तौर पर लगभग 60% क्वेश्चंस अटेंड करने, यानी 60 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने का मतलब है सही करने होते हैं, गलत से अलग, गलत नहीं होने चाहिए। 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए मेनली। कुछ लोग तो 55 to 60%, 65% भी कहते हैं। मेरा 60% का ऑन एन एवरेज है अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो। ये 100 क्वेश्चंस जो होते हैं ये 200 नंबर के होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। 200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर की ये परीक्षा होती है। वहीं पर सीसेट जो होता है, इसमें बच्चा लोग 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये परीक्षा भी 200 नंबर की ही होती है।
200 मार्क्स की ही होती है। जहां एक ओर इसमें 60% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं, वहीं दूसरी ओर यहां पर केवल और केवल क्वालिफाइंग यानी 33% मार्क्स ही लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स इसमें ले आते हैं तो आप इस एग्जाम को यानी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आपके 33% मार्क्स नहीं हैं और यहां पर आपने बेशक 80-90% आप लेकर आए हैं, तब भी आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे। यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो जीएस में आपको लगभग 60% और यहां पर क्वालिफाई होना ही होगा। अगर आप 33% नहीं लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? प्रारंभिक परीक्षा समझ में आ गया। वहीं पर यदि मैं बात करूं, आप लोग नोट भी करते जाइएगा इन सारी चीजों को। वहीं पर अगर मैं बात करूं, इसको हटा दे रहा हूं बच्चों, वहीं पर अगर मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में मुख्य तौर पर 9 एग्जाम्स होते हैं, 9 पेपर होते हैं, 9 एग्जाम्स लिए जाते हैं, 9 पेपर होते हैं। इस 9 पेपर में से अगर देखा जाए तो जो पहला पेपर होता है वो होता है भाषा का, भाषा। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है बच्चा लोग निबंध का, निबंध का। तीसरा जो पेपर होता है बच्चा लोग वो होता है जीएस का, जनरल स्टडीज का यानी सामान्य अध्ययन का। और चौथा जो पेपर होता है वो होता है वैकल्पिक विषय का, वैकल्पिक विषय। आपने जो भी विषय चूज किया है, वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी चूज किया है उसका। क्लियर है मेरी बात? तो पहले परीक्षा यानी आप कह सकते हैं कि ये जो 9 पेपर आपसे लिए जा रहे हैं, 9 पेपर, ये 4 अलग अलग विषय वस्तुओं से संबंधित होते हैं। भाषा में एक भाषा तो इंग्लिश होती है यानी अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी होती है जो कि कंपलसरी होती है सभी के लिए। इंग्लिश कंपलसरी एक सब्जेक्ट माना गया है इसमें। क्लियर है मेरी बात? दूसरा विषय जो है भाषा के स्तर पर दूसरी होती है जो कि 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची से ली गई और चुनी गई भाषा। क्लियर है मेरी बात? 8वीं अनुसूची से जो भी भाषा आप चुनते हैं वो भाषा यहां पर ली जाती है। मतलब 8वीं अनुसूची में मान लेते हैं हम हिंदी के विषय में ज्यादातर पढ़ रहे हैं, हिंदी में मैं लिख भी रहा हूं, तो अगर हिंदी का चुनाव आप करते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में है संविधान की, तो वो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का एग्जाम लिया जाएगा। यानी 2 एग्जाम होंगे भाषा के। भाषा 2 चुननी होती हैं, 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का और एक अदर लैंग्वेज जो कि 8वीं अनुसूची से ली। वहीं निबंध जो होता है, अगर मैं इन्हीं की और थोड़ी सी चर्चा भी कर देता हूं, ये जो अंग्रेजी भाषा का पेपर या कह लीजिए भाषा के जो पेपर होते हैं वो 300 नंबर के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के दोनों, 300 मार्क्स ईच। क्लियर है मेरी बात? 300 नंबर एक विषय का होता है, यानी टोटल भाषा 600 मार्क्स के रूप में आपसे पूछी जाती है। अगर 600 नंबर का पेपर आपका हो रहा है तो 300 नंबर अंग्रेजी को मिला होगा और 300 अदर लैंग्वेज को मिला होगा, जो भी आप चुनाव कर रहे हैं उसको। क्लियर है मेरी बात? ये 300 नंबर का पेपर होता है यहां पर, ये जो 300 नंबर का इंग्लिश का, 300 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग होता है। यानी यहां पर लगभग आपको मानकर चलिए 40 से 50% के बीच में मार्क्स लाने होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अगर आप ये मार्क्स लाने में सक्षम हो पाते हैं तभी आपकी आगे की कॉपीज चेक भी होती हैं। अगर आप भाषा में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप अदर सब्जेक्ट में भी उत्तीर्ण नहीं माने जाते, और उत्तीर्ण हो भी गए हैं तो भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि भाषा में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने अनिवार्य है। सवाल ये होता है कि सर यह अंग्रेजी का लेवल या अदर लैंग्वेज जो हमने चुनी है उसका लेवल क्या होता है? तो यहां पर 10th यानी 10वीं क्लास तक के
जो जो बुक होती हैं उनसे संबंधित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक ही इसे रखा गया है। क्लियर है मेरी बात है? अंग्रेजी और अदर भाषा को, उसके लेवल को। अब मैं बात करता हूं हिंदी की, या कह लियो, सॉरी हिंदी कह रहा हूं, निबंध की। अगर मैं बात करता हूं निबंध की, तो निबंध में जहां एक और यहां पर 2 एग्जाम हुए जो कि क्वालिफाइंग है, निबंध का एक पेपर आपसे लिया जाता है जो कि जिसमें 2 निबंध आपको लिखने होते हैं। क्लियर है मेरी बात? 2 निबंध आपको लिखने होते हैं और ये 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का होता है। क्लियर है मेरी बात? वहीं जीएस की यदि बात करें तो जीएस अलग अलग 4 पेपर्स में इसका डिवाइडेड है। ये 4 अलग अलग पेपर्स में से लिया जाता है, GS1, GS2, GS3, GS4, यानी यहां पर 4 पेपर लिए जाते हैं। और जो वैकल्पिक विषय आपने चुना है वहां पर 2 पेपर आपसे लिए जाते हैं। हर एक पेपर, यहां पर निबंध 250 नंबर, ये भी 250 मार्क्स, सेम ये भी 250 मार्क्स, GS3 भी 250 मार्क्स और GS4 भी 250 मार्क्स। वहीं पर वैकल्पिक विषय में भी पेपर 1 भी 250 मार्क्स और पेपर 2 भी 250 मार्क्स। यानी आप ये कह सकते हैं अगर ओवरऑल, क्योंकि ये तो भाषा तो क्वालिफाइंग है, 600 मार्क्स जरूर है, लेकिन इनको मेंस के आंसर्स के जब पूरा मार्क्स का कलेक्शन किया जाता है, उनमें इसमें जितने भी मार्क्स आपने लिए हों उन्हें जोड़ा नहीं जाता है। तो यदि मैं टोटल पेपर्स की बात करूं तो यहां से यहां तक ही आपको मुख्य पेपर्स हैं। इन मुख्य पेपर को की संख्या अगर निकालें तो 7 पेपर आपके मुख्य होते हैं, 7 पेपर्स। इन 7 पेपर्स के टोटल मार्क्स जो होंगे वो 1750 होंगे। टोटल मार्क्स कितने? 1750, 250, 250, 250, 250 हालांकि के लिए। क्लियर है? 1750 में से अब सवाल ये उठता है कि सर इस एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठते हैं मुख्य परीक्षा देने के लिए, उनकी संख्या क्या है? तो संख्या यहां पर लगभग 15,000 से लेकर 17,000 के बीच होती है। 15,000, 17,000। यहीं पर प्रारंभिक परीक्षा 5 से 10 लाख बच्चे देते हैं पर ईयर। ठीक, अब इस 15,000 से 17,000 के बीच में जो बच्चे आते हैं उन्हें कितना मार्क्स चाहिए होता है मेंस के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए? इन 7 पेपर में क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए 1750 में से? तो मैं ये कहूंगा लगभग 850 से लेकर 900 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। लगभग 850 से लेकर 900 के बीच में, यदि आपको टॉप 100 में आना है तो 850 से लेकर 900 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है? वहीं दूसरी ओर जब हम आते हैं व्यक्तिगत परीक्षण में, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको किस किस पेपर में क्या क्या है। इसके बारे में एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसमें डिटेल में आप लोगों से चर्चा परिचर्चा मेरी रहेगी। लेकिन उससे पहले व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं व्यक्तित्व परीक्षण की बात करूं तो जहां एक और मुख्य परीक्षा में आपको 1750 में से लगभग 850 से 900 मार्क्स चाहिए होते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तित्व परीक्षण की जो परीक्षा है, पीटी, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ये लगभग 275 मार्क्स की होती है, 275 मार्क्स की होती है, जिसमें से आपको उत्तीर्ण होने के लिए मानकर चलिए 150 से लेकर 170, 150 और 170 के बीच में मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर इस बीच में आपके मार्क्स नहीं हैं तो मैं ये कहूँगा, मैं ये समझूंगा कि आप सफलता कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो आपको आज से ही दृढ़ निश्चय करना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे मार्क्स उत्तीर्ण करने हैं, मुख्य परीक्षा में कैसे मार्क्स उत्तीर्ण करने हैं, और व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट में आपके कैसे मार्क्स, जिसे आप इंटरव्यू भी कहते हैं, उसमें मार्क्स की जरूरत को समझना है और उसके लिए आपको आज ही से काम करना होगा। यानी टोटल सिलेक्शन के लिए आपके लिए जरूरी कितने हैं? मैंने कहा 850 से लेकर
150, 900 से लेकर 170। अब इनको जोड़ दीजिए, 850 में 150 जोड़ लेंगे, यानी 1000 से लेकर 1000 से लेकर 1070 यदि मार्क्स आप ले आते हैं फाइनल मेरिट में, तो मैं ये कहूंगा कि आप टॉप 100 में जगह, वो तैयारी ही क्या जिसमें टॉप 100 में आप ना आ सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हमें टॉप 100 में आना है, तो इन सभी विषय वस्तुओं पर काम करना होगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि परीक्षा किन किन चरणों में होती है ये समझ में आ गया होगा, और षष्टांग मार्ग पर जरूर काम करना है, जिसमें मैंने ABCDEF का काम के विषय में आप लोगों को बताया है, जिसमें एटीट्यूड है, बेनेवलेंस है, साथ ही साथ आपको मैंने चॉइस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एनर्जेटिक और फोकस के विषय में मुख्य तौर पर समझाया है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और जिस डायरेक्शन को मैं देने की कोशिश कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में चलेंगे। अगली क्लास में मैं ये बताऊंगा कि ये संस्थान आपके लिए क्या करने वाला है, इन फ्यूचर कहां कहां आपको काम करना है और इस संस्थान से आपको कहां कहां मदद मिलेगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।